आपका पुनः मेरे वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे सेवानिवृत्ति साधकी सेवक की पुनर्नियुक्ति या सुविधा नियुक्ति है ना? पुनर्नियुक्ति या सुविधा नियुक्ति पर वेतन निर्धारण के संबंध में राज्य शासन के क्या अनुदेश है ना? तो यहाँ पे जो सेवानिवृत्त शासकीय सेवक है यहाँ पे उसकी क्या की जाती है यहाँ पे पुनर्नियुक्ति की जाती है। मान लीजिए कोई शासकीय सेवक बहुत अच्छा काम कर रहे थे यहाँ पे और यहाँ पे कार्यालय में कार्यालयीन कर्मचारी की कमी है यहाँ पे और वो अनुभवी व्यक्ति यहाँ पे और उसको पुनः यहाँ पे पुनर्नियुक्ति करनी है या सुविधा में रखना है, तो उसके लिए क्या-क्या आदेश हैं यहाँ पे या क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के है ना वेतन निर्धारण नियमानुसार यहाँ पे। तो कैसे कैसे उसको वेतन निर्धारण किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं ना। तो यहाँ पे सुविधा नियुक्ति पर वेतन निर्धारण यहाँ पे सुविधा नियुक्ति पर एक मुश्त मासिक राशि है ना, एक मुश्त मासिक राशि क्या की जाती है वेतन के रूप में दी जाती है ना। एक मुश्त मासिक राशि है, जैसे यहाँ पे एचआर के माध्यम से कर दो यहाँ पे या फिर मास्टर रोल के माध्यम से कर दो, ये किसी के माध्यम से कर सकते हैं यहाँ पे ना। इसके अलावा कोई अतिरिक्त विशेष वेतन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया जाएगा, गिरबाढ़ भत्ता नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, ये सब नहीं दिया जाएगा ना। साथ ही सुविधा नियुक्ति पर वार्षिक वेतन वृद्धि भी नहीं दी जाएगी भैया यहाँ पे ना। मासिक एक मुश्त राशि निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। कैसे निर्धारण करेंगे यहाँ पे, आपको मासिक एक मुश्त राशि जानी चाहे एचआर के माध्यम से दो या फिर मास्टर रोल के माध्यम से दो यहाँ पे। तो सीधी भर्ती मामले में ना, सीधी भर्ती मामले में यहाँ पे यदि सुविधा में सीधी भर्ती हो रही है यहाँ पे राज्य शासन समय समय पर नियत की गई एक मुश्त राशि है ना, जो भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो राशि है ना निकली जाए, जैसे श्रम विभाग की ओर से क्या की जाती है यहाँ पे हर समय यहाँ पे कितना कितना पेमेंट देना उस हिसाब से यहाँ पे राशि निर्धारित की जाती है श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार है ना। तो यहाँ पे सीधी भर्ती मारते शासन द्वारा समय समय पर नियत की गई एक मुश्त मासिक राशि है वो दी जाती है यहाँ पे है ना, दी जाती है यहाँ पे है ना, दी जाती है। और उस पद के न्यूनतम वेतन नियुक्ति वर्ष की 1 जनवरी को दे महंगाई भत्ता के योग से अधिक नहीं होगा है ना, परंतु जिस पद पर नियुक्ति जा रहे हो उस पद के न्यूनतम वेतन है ना, जो भी एक मुश्त दी जा रही है उसका नियम क्या है भी यहाँ पे जो शासन निर्धारित कर समय पे वो ठीक है, या फिर जिस पद पर जैसे सहायक ग्रेड 2 के पद पर नियुक्ति दी जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूनतम वेतन है ना प्लस नियुक्ति वर्ष की 1 जनवरी दे महंगाई भत्ता के योग से अधिक नहीं होना चाहिए ना। मतलब उसका न्यूनतम वेतन और बात मतलब जो रेगुलर पोस्ट है उससे सुविधा की जो पेमेंट है उसको कम ही रखना है ना। अगर आप ओरिजिनल वाले के बराबर दे दिए यहाँ पे रेगुलर वाले के बराबर दे दिए तो यहाँ पे सुविधा के जो औचित्य वही खत्म हो जाएगा यहाँ पे। पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सेवानिवृत्त व्यक्ति के मामले में है ना, जैसे कोई व्यक्ति क्या है सेवानिवृत्त है ना, तो सेवानिवृत्त व्यक्ति आ रहा है यहाँ पे, तो सेवानिवृत्त व्यक्ति के मामले में सेवानिवृत्ति समय दे मूल वेतन महंगाई भत्ता माइनस है ना, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे सारांशीकरण के पूर्व पेंशन और पेंशन पर राहत, इसके अलावा मकान भाड़ा भत्ता है ना, क्षतिपूर्वक भत्ता आदि दे होगा ना। तो सुविधा वेतन कुल मिलाकर क्या निकल रहा है यहाँ पे, सुविधा वेतन की परिभाषा क्या निकल रही है यहाँ पे, सेवानिवृत्ति समय दे मूल वेतन है ना। मतलब मान चलो उसको सेवानिवृत्त समय मूल वेतन कितना मिला था, मान चलो यहाँ पे 50,000 मिला था यहाँ पे, एक मोटा मोटा बता रहे हैं 50,000 मिला था, प्लस महंगे भत्ते कितना मिला था यहाँ पे, महंगाई भत्ता मान चलो उसको 5,000 मिला था यहाँ पे है ना, 5,000 मिला था यहाँ पे है ना। तो ये जो सुविधा वेतन कैसे दिया जाएगा, और मान लो उसको पेंशन मिल रहा है यहाँ पे 25,000 रुपये है ना, 25,000 रुपये उसको पेंशन मिल रहा है यहाँ पे हाफ पेमेंट यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे दे राहत मान चलो यहाँ पे 1,000 रुपये यहाँ पे है ना। तो ये 50 प्लस ये टोटल कितना रहा 55,000 रुपये, 55,000 रुपये ये हो गया अपने यहाँ पे माइनस है, माइनस 25 और 1,000 26,000 रुपये, 26,000 रुपये ये हो गया यहाँ पे। तो इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 15 में से 6 गया 9 बचा यहाँ पे, फिर 4 में 2 गया 2, तो 29,000 रुपये। तो 29,000 रुपये से उसका जो सुविधा कर्मचारी है उसका वेतन यहाँ पे सुविधा वेतन 29,000 रुपये से अधिक नहीं, भले ही कम कर दो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो 29,000 से अधिक आप नहीं दे सकती, ये ऐसा बोल रहा है यहाँ पे ठीक है। तो सुविधा वेतन हो गया यहाँ पे, ये हो गया है ना। अब निलंबित शासकीय सेवक, जो भी शासकीय सेवक यहाँ पे निलंबित कर दिया जाता है तो उसका जीवन निर्वाह भत्ता कैसे जैसे चुनाव है ना, तो उसको जीवन निर्वाह भत्ता कैसे दिया जाता है, तो निलंबन किन के आधार पर किया जाता है, जैसे चुनाव में अच्छा काम नहीं किया यहाँ पे, चुनाव कार्य में लापरवाही बरती, या फिर किसी महिला कर्मचारी को उत्पीड़ित किया यहाँ पे है ना, या फिर यहाँ पे सरकारी जो धन है यहाँ पे उसका गलत दुरुपयोग किया यहाँ पे, तो उसको विभिन्न माध्यमों से यहाँ पे क्या किया जाता है निलंबित किया जा सकता है। तो निलंबित शासकीय सेवक को जीवन निर्वाह भत्ते के संबंध में क्या क्या नियम उसके बारे में उन्हें बताना है यहाँ पे, निर्वाह भत्ते भुगतान कब किया जाता है कैसे किया जाता है ना, शर्तें क्या है उसकी ये बताना है। निलंबन काल में शासकीय सेवक को देय वेतन भत्तों के भुगतान संबंधी प्रावधानों की व्याख्या करना है यहाँ पे। निलंबन अवधि क्या है ना, निलंबन अवधि क्या है, कितने 3 साल है ना 5 साल क्या है इसकी अवधि, ये सब के बारे में अगर अपने को पूछता है तो क्या क्या अपना बता सकते हैं उसके बारे में अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। निर्वाह भत्ता के नियम अनिवार्य कटौती के संबंध में विस्तारपूर्वक बताइए है ना। तो यहाँ पे निलंबन काल में जो यहाँ पे निर्वाह भत्ता दिया जाता है यहाँ पे वो कौन से नियम है यहाँ पे, मूलभूत नियम 53 है ना, 53 मूलभूत नियम 53 मतलब 53 साल की उम्र में क्या हुआ निलंबित हुआ, 53 साल की उम्र में निलंबित हुआ, ये ट्रिक याद करने का सर याद कर लो है ना। 53 साल की उम्र में क्या हुआ यहाँ पे निलंबित है, क्यों खेला था, क्योंकि 52 ताश के पत्ते होते हैं तो 52 ताश के पत्ते फेंक रहा था है ना, इसलिए वो क्या किया यहाँ पे 53 साल की उम्र में क्या हुआ यहाँ पे निलंबित हुआ, ये बस याद रखने के लिए है ना, ये बस क्या है यहाँ पे याद रखने के लिए है ना।
तो ये हो गया अपने यहाँ पे निलंबन काल में वेतन भत्ते ना। जब किसी शासकीय सेवक को निलंबित किया जाता है ना, तो निलंबित है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कोई शासकीय सेवक क्या कर दिया, यहाँ पे निलंबित कर दिया, तो निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है यहाँ पे, है ना। तो जीवन निर्वाह भत्ता कैसे जाएगा, देखो यहाँ पे ना, तो मूल वेतन ग्रेड पे का 50% है ना, मूल वेतन और ग्रेड पे क्या जाएगा 50% जाएगा, मूल वेतन प्लस ग्रेड पे का 50% है ना। इस पर दे महंगाई भत्ता, क्षतिपूरक भत्ता, जैसे नगर क्षतिपूरक भत्ता, मकान भाड़ा भत्ता, है ना, निलंबन के पूर्व वेतन के आधार पर, है ना। तो यहाँ पे 50% दिया जाएगा, यहाँ पे वेतन मूल वेतन ग्रेड पे 50% दिया जाएगा, प्लस क्या जाएगा महंगाई भत्ता दिया जाएगा उसके यहाँ पे, और क्षतिपूरक भत्ता दिया जाएगा ना। उसके क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माह के बाद उपरोक्त निर्वाह भत्ते में कमी या फिर वृद्धि की जा सकती है। यहाँ पे जो प्रथम 3 माह में देय निर्वाह भत्ते के 50% की होगी, है ना। पहले 3 महीने में जो दी यहाँ पे उसका 50% तक की वो होगी, ठीक है। ये हो गया अपने यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ पे निर्वाह भत्ते में बढ़ोतरी यह मानकर की, है ना, निर्वाह भत्ते में बढ़ोतरी यह मानकर कि निलंबन काल को बढ़ाने में शासकीय सेवक का कोई हाथ नहीं है। यदि निलंबन काल को बढ़ाने में शासकीय सेवक का हाथ होता तो ऐसी स्थिति निर्वाह भत्ते में कमी की जा सकती थी, है ना। निर्वाह भत्ते में 50% की वृद्धि से आशय 10 से 40% तक की भी हो सकती है ना। 10 से 40%, ऐसे नहीं कि 50% मतलब 50% वृद्धि करना है, यहाँ पे आप 10 से 40% वृद्धि भी कर सकते हैं ना। निर्वाह भत्ते में हुई वृद्धि के आधार पर मूल वेतन महंगे भत्ते में परिवर्तन किया जाएगा। यहाँ पे निर्वाह भत्ते में हुई वृद्धि के आधार पर, है ना, मूल वेतन और महंगाई भत्ते में परिवर्तन किया जाएगा, परंतु, है ना, क्षतिपूरक भत्ता नहीं दे होगा जो प्रथम 3 माह में या निलंबन पूर्व दे था ना। निर्वाह भत्ते में, है ना, हुई वृद्धि में, है ना, आधार पर मूल वेतन महंगे भत्ते में परिवर्तन किया जाएगा, परंतु क्षतिपूरक भत्ता नहीं दे होगा ना, है ना। क्षतिपूरक भत्ता नहीं देंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे वृद्धि की है यहाँ पे, हाँ 10 से 40% क्या किए यहाँ पे वृद्धि की है, तो अपन अब यहाँ पे क्षतिपूरक भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है जो प्रथम 3 माह में या निलंबन से पूर्व दे था, है ना। तो क्योंकि पेमेंट बढ़ गया ना भाई, अब क्षतिपूरक भत्ता नहीं दोगे तब भी चल जाएगा, है ना। ये हो गया यहाँ पे, है ना। निलंबित शासकीय सेवक का निर्वाह भत्ता, है ना, निर्वाह भत्ता रोका नहीं जाएगा, ठीक है यहाँ पे, परंतु संबंधित निलंबित शासकीय सेवक यह प्रमाण देना अनिवार्य होगा कि वह अन्य किसी, जैसे चाय का ठेला तो नहीं चला रहा है यहाँ पे, पान ठेला तो नहीं चला रहा है यहाँ पे, है ना, अन्य ऐसा व्यवसाय तो नहीं कर रहा भाई। ऐसा चल रहा है कि आप निलंबन होगा यहाँ पे, हाफ टाइम ड्यूटी कर रहे हो और आधा टाइम क्या कर रहे हो यहाँ पे चाय ठेला या पान ठेला खोल के बैठ गए, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। ऐसा प्रमाण पत्र अगर वो नहीं देता है तो निर्वाह भत्ता रोका जा सकता है ना। उसको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा भाई समय समय पर कि वो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा है ना। कि शासकीय सेवक यदि भाड़ा मुक्त आवास की सुविधा हो ना, कि शासकीय सेवक यदि भाड़ा मुक्त आवास की सुविधा हो बिना किराए का मकान, तो उस सुविधा के बदले यदि उसे गृह भाड़ा मिल रहा है तो निलंबन अवधि में उसकी पात्रता नहीं होगी ना। फ्री में कहीं रह रहा है, मान लो उसका घर ही है वहाँ पे, है ना, फ्री में रह रहा है यहाँ पे, उस पर्टिकुलर जगह में उसका घर है यहाँ पे, तो उसको गृह भाड़ा भत्ता नहीं दिया जाएगा, है ना। निलंबन अवधि में आप यात्रा भत्ता भी नहीं निकाल सकते ना। जैसे आपको यात्रा भत्ता निकाला तो नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। उसी प्रकार वाहन भत्ता भी आपको नहीं मिलेगा, वाहन भत्ता भी नहीं मिलेगा, और क्या बोले यहाँ पे यात्रा भत्ता भी नहीं मिलेगा, है ना। निर्वाह भत्ते से वसूली, है ना, वसूली यहाँ पे तो वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 23/11/1959 के अनुसार शासकीय सेवक जो निलंबन में रहता है उसे निर्वाह भत्ते में वसूलियाँ की जाएगी ना। निर्वाह भत्ते में वसूलियाँ कैसे करेंगे यहाँ पे, अनिवार्य वसूली और वैक्षिक वसूली, है ना। तो अनिवार्य वसूली में क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनिवार्य कटौती मतलब क्या की जाएगा यहाँ पे, आयकर कटौती की जाएगी, यहाँ पे वित्त कर कटौती की जाएगी, यहाँ पे मानक लाइसेंस कटौती की जाएगी, यहाँ पे परिवार कल्याण निधि, है ना, इससे कटौती की जाएगी, यहाँ पे समूह बीमा GIS कटौती, यहाँ पे शासन से लिए गए ऋण अग्रिम की वापसी, जैसे आपने उसमें फेस्टल एडवांस ले लिया बाद में निलंबन हो गया, तो ऐसा नहीं कि फेस्टल एडवांस छोड़ जाएगा, इसको कटौती जारी रहेगी, है ना। ये हो गया यहाँ पे इच्छिक कटौती मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, सामान्य भविष्य निधि, है ना, सामान्य भविष्य निधि से लिए गए अग्रिम, किसी समिति से लिए गए ऋण एवं अग्रिम की वसूली आदि, है ना। मतलब आप सामान्य भविष्य से कुछ अग्रिम लिए हो तो इसको आप कटवाना चाहो तो कटवा सकते हो, नहीं काटना चाहो तो नहीं काट सकते, तो ये चलता है। तो यहाँ पे सामान्य भविष्य निधि यहाँ पे जो अग्रिम लिए हो या आप यहाँ पे किसी समिति से लिए गए ऋण या अग्रिम, इसको आप आराम से भी दे सकते हैं, आप नहीं काटो तब भी चल जाएगा। इच्छिक कटौती है, पर आपको जो मेन में कटौती मैंने बोला यहाँ पे आयकर कटौती हो गया, यहाँ पे वृत्त कर हो गया, यहाँ पे मानक लाइसेंस शुल्क, मकान भाड़ा, परिवार कल्याण निधि, यहाँ पे समूह बीमा योजना, ये सब काटना ही पड़ेगा, है ना। निर्वाह भत्ते में निम्नलिखित कटौतियाँ नहीं की जाएगी यहाँ पे, सामान्य भविष्य निधि अनुदान, है ना, इसमें कटौती नहीं की जाएगी ना। अगर आप सामान्य भविष्य निधि अनुदान को भी हटा दिए यहाँ पे तो बचेगा क्या बेचारे के पास, है ना। तो ये क्या बोला मैंने यहाँ पे, निर्वाह भत्ते में कटौतियाँ नहीं की जाएगी। कौन सी कटौती नहीं करना है यहाँ पे, सामान्य भविष्य निधि अंशदान, यहाँ पे इसको कटौती नहीं करना है। यहाँ पे न्यायालय कुर्की, यहाँ पे कोर्ट अटैचमेंट यहाँ किया गया, तो ऐसे धन की वसूली जिसकी हानि के लिए शासक उत्तरदायी था ना, तो उसको कटौती नहीं की जाएगी ना। जैसे मान चलो कुछ पैसा गबन किया यहाँ पे, तो उस पैसे को यहाँ पे रिकवरी नहीं किया जाएगा भाई, है ना। और यहाँ पे सामान्य भविष्य निधि या GPF जो रहता है यहाँ पे उसको कटौती नहीं की जाएगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना।
तो ये हो गया यहाँ पे, है ना। तो न्यायालय जो कुर्की करने वाली, जैसे मान चलिए यहाँ पे उसने सरकारी राशि के 5 लाख रुपये खा गया यहाँ पे, तो उस धन की वसूली उसके पेमेंट से नहीं की जाएगी भाई, है ना। वो न्यायालय कुर्की करेगा अपने तरीके से, यहाँ पे आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो 53 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मूलभूत नियम 54 क्या बोलता है, 53 यहाँ पे अवकाश दे सकते हैं इसको, नहीं, कोई अवकाश की पात्रता नहीं है ना, कोई भी अवकाश की पात्रता शासकीय सेवक को नहीं है, क्योंकि क्या हो चुका है, निलंबित हो चुका है यहाँ पे, तो अवकाश पात्रता उसको नहीं है। तो आपको वीडियो में तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।